गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेएसएससी डिफेंस जोन में। आज की इस वीडियो में हम सी-टेट की परीक्षा 8 दिसंबर 2019 को जो हुई थी उसमें पूछे गए पेपर 1 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुल सीडीपी के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही व्याख्या सहित उसके प्रश्नों के हल को ढूंढने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? भाषा के अर्जन एवं उसके विकास के लिए सबसे अधिक संवेदनशील अवधि जिसमें बच्चे सबसे अधिक भाषा के अर्जन पर सक्रिय होते हैं उसकी कौन सी अवधि होती है? पहला ऑप्शन है जन्म पूर्व अवधि। इसका मतलब है कि जन्म से पूर्व की अवधि, गर्भावस्था की अवधि। बी में है प्रारंभिक बाल्यावस्था। सी ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था और डी है किशोरावस्था। तो भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि जो है वह है ऑप्शन बी प्रारंभिक बाल्यावस्था। 0 से 2 वर्ष तक शैशवावस्था होता है और 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए बच्चे सबसे अधिक संवेदनशीलता को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ऑप्शन ए है प्रसुप्ति अवस्था, बी में है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सी ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या डी ऑप्शन उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन बी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास अवस्था। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास के 6 अवस्थाएं दी गई थी जिसमें रूढ़िवादी चिंतन का किस प्रकार से कितने वर्ष में बच्चों में कितना हद तक विकास होता है इसकी चर्चा उन्होंने की थी। इसके साथ ही रूढ़िगत सामाजिक अवधारणाओं के अतिरिक्त नैतिक विकास किस प्रकार से कौन से वर्ष में कौन सी अवस्था में कितना हद तक होता है इसकी चर्चा लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा 6 अवस्थाओं में की गई थी। उसी के अंतर्गत सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास अवस्था जो है वह नैतिक विकास की एक अवस्था कोहलबर्ग के द्वारा दी गई है, जबकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का संबंध पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण हो सकता है? ए ऑप्शन में है जेंडर पक्षपात, बी जेंडर पहचान, सी जेंडर संबंधता, डी जेंडर समरूपता। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक जो है वह प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह उदाहरण हो सकता है जेंडर पक्षपात का। जेंडर 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यदि झुकाव स्त्रीलिंग के प्रति अधिक हो या पुल्लिंग के प्रति हो तो यह जेंडर पक्षपात के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ऑप्शन ए में है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, बी ऑप्शन में है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, सी जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, डी जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन ए जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए तथा रूढ़िगत अवधारणा जो हमारे समाज में प्रचलित है उसको मिटाने के लिए, चुनौती देने के लिए यह आवश्यक है कि जेंडर पक्षपात जो हमारे समाज में होते हैं उसकी अवधारणा से
बच्चों को परिचय कराया जाए। क्या सही है, क्या गलत है? नैतिक विकास के सिद्धांत का पालन कराने के लिए जेंडर पक्षपात के बारे में कक्षा कक्ष में चर्चा करना आवश्यक है। इससे उनके मानसिक क्रिया जो रूढ़िगत धारणाओं को ग्रहण कर चुकी है उसे कम करने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? ऑप्शन ए में है जॉन बी वाटसन, बी लेव वाइगोट्स्की, सी जीन पियाजे और डी लॉरेंस कोहलबर्ग। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी लेव वाइगोट्स्की। लेव वाइगोट्स्की के द्वारा ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया था। उन्होंने ही यह अवधारणा स्पष्ट की थी कि बच्चे जो है उनका समाज एवं संस्कृति का अधिक प्रभाव होता है, उसी से वह भाषा का अर्जन करते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इसके अंतर्गत उन्होंने 4 अवस्थाओं की चर्चा की। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास सिद्धांत की 6 अवस्थाओं के बारे में बताया गया। राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन बी लेव वाइगोट्स्की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिगसॉ पहेली को सॉल्व करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोट्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? जिगसॉ एक प्रकार की पहेली है जिसको सॉल्व करते समय नज़मा, जिसकी उम्र महज 5 वर्ष है, वह स्वयं से यह कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, और स्वयं में ही कहती है कि नहीं, यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोट्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं? ऑप्शन ए व्यक्तिगत वार्ता के रूप में संबोधित करते हैं, बी ऑप्शन जोर से बोलना, सी ढांचागत संबोधित करते हैं, या डी आत्म केंद्रित वार्ता। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा व्यक्तिगत वार्ता, क्योंकि नज़मा जो 5 वर्ष की है वह स्वयं से करती है। जो वार्ता स्वयं से हम करते हैं उसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रबलन, प्रबलन को रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं, पुनर्बलन भी कहते हैं इसे। ऑप्शन बी अनुबंधन, सी मॉडलिंग, या डी पाठ ढांचा। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी ढांचा पाठ स्कैप होल्डिंग। स्कैप होल्डिंग के अंतर्गत ही आता है बच्चों को संकेत देना, संकेत देकर सिखाना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा व्यवहार जो है वह जीन पियाजे के द्वारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार, बी संरक्षण कक्षा समावेशन, सी अस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, डी प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी संरक्षण करना और कक्षा का समावेशन करना। पियाजे के द्वारा विकास की 4 अवस्थाएं दी गई है, जिसमें तीसरी अवस्था जो है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इसी अवस्था को संरक्षण कक्षा समावेशन जो है वह विशेषित करता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ए ऑप्शन स्कीमा, बी अवलोकन अधिगम, सी अनुबंधन या डी प्रबलन। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जीन पियाजे की संरचना में स्कीमा पर जोर दिया गया है। इसके अंतर्गत पियाजे का कहना है कि बच्चे जब किसी विचार को ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले अपने मस्तिष्क में उसका प्रतिरूप को तैयार कर लेते हैं। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, बी ऑप्शन संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, सी विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उसको नामांकित करना, डी रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य एक शिक्षक का होना चाहिए संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा उनके कन्फ्यूजन भ्रांतियों को समझना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? ए ऑप्शन बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय से ही निर्धारित हो जाती है, बी ऑप्शन है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है, सी बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है, डी ऑप्शन है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुद्धि बहुआयामी है। बुद्धि के कई प्रकार के एक कारक, द्विकारक, बहुकारक सिद्धांत दिए गए हैं तथा यह एक जटिल योग्यताओं का समूह है। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इसमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। मौलिक का अर्थ है ओरिजिनल होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? एक रूही बालिका है जो एक समस्या को के समाधान को कई प्रकार से सोचती है। इसमें से काफ़ी समाधान उसके स्वयं के द्वारा निर्मित किए गए हैं। यह किस प्रकार के गुण का प्रदर्शन वह कर रही है? ऑप्शन ए में है सृजनात्मक विचार का, बी अभिसारिक विचार का, सी है अनम्य विचार और डी है आत्म केंद्रित विचारक। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सृजनात्मक विचारक। सृजनात्मक विचारक को स्पष्ट करते हुए हम ये कह सकते हैं कि समस्या है एक जिसका वह स्वयं से एक से अधिक समाधान को सोचने का प्रयास कर रही है, जो उसके स्वयं के द्वारा निर्मित है, मौलिक है। सृजनात्मकता में ही होता है। सृजनात्मकशील चिंतन रखने वाले बच्चे जो होते हैं वो नई नई चीज़ों पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं और उनके जो विचार होते हैं वो मौलिक होते हैं, साथ ही व्यवहारिक भी हो सकते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन है सृजनात्मक विचारक। यदि आपने हमारी वीडियो सृजनात्मक बालक वाली नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह ऐसे समूह जिन्हें सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वैसे समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने पर एक शिक्षक को क्या कदम उठाया जा सकता है एक शिक्षक के द्वारा? ऑप्शन ए बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, बी ऐसी स्थिति को जैसे कि तैसे छोड़ देना चाहिए और स्वीकार कर लेना चाहिए, सी ऑप्शन है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, डी ऑप्शन में है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी।
वंचित समूह के विद्यार्थियों की सहभागिता जो है वह कम होने पर एक शिक्षक को चाहिए कि वह अपनी शिक्षण पद्धति में यदि कोई त्रुटि है तो उस पर विचार करे, सुधार करे। इसके साथ ही बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए नए तरीकों को भी ढूंढ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए में है तैयार नहीं करना चाहिए, बी में कभी कभी तैयार करना चाहिए, सी सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, डी ऑप्शन तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार करने के लिए सक्रिय रहना चाहिए। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? ऑप्शन ए न्यून अवधान विकार, ऑप्शन बी अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, ऑप्शन सी में है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, डी ऑप्शन एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। पठन वैफल्य करने का अर्थ है कि पढ़ने में यदि विद्यार्थी असफल होता है तो उसका सबसे पहला जो लक्षण है वह क्या हो सकता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है, बी अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति पर आधारित है, सी ऑप्शन में है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है, डी ऑप्शन मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। इसका राइट ऑप्शन सबसे सटीक जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। हालांकि ऑप्शन डी भी सही है लेकिन सी टेट के आंसर की के अनुसार सीबीएसई के द्वारा जारी की गई आंसर की के अनुसार इसका आंसर ऑप्शन सी है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक मानव को प्रत्येक बच्चे को शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार है, इसलिए इसे मौलिक अधिकार के रूप में भी लाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 21 के क में 21 के क में शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को दिया गया है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को सरकारी विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। राइट ऑप्शन होगा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की अवधारणा से प्रेरित है समावेशी शिक्षा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है? ऑप्शन ए यंत्रवत याद करने पर आधारित है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संरचनावादी ढांचे के अनुसार अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है? ऑप्शन ए में है यंत्रवत याद करने पर आधारित है, ऑप्शन बी में है प्रबलन पर केंद्रित है, सी ऑप्शन अनुबंधन द्वारा अर्जित है, या डी ऑप्शन अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। संरचनावादी ढांचे के अनुसार अधिगम जो है वह बच्चे अवलोकन करके और स्वयं में बोध विचार चिंतन करके सीखते हैं, उसे ही अधिगम के रूप में कहा जाता है। उससे ही अधिगम का अर्थ जो है वह स्पष्ट होता है। याद करना अधिगम का भाग नहीं है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें बच्चे स्वयं करके अपने अनुभव से बोध करके सीखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांत के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है बच्चों के सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, बी है बच्चों को दंडित करना चाहिए, सी ऑप्शन में है बार बार याद करने के द्वारा एक ही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, डी ऑप्शन है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। यदि कोई घटना है उसके संदर्भ में बच्चे किसी अवधारणा को या किसी सिद्धांत को अपना चुके हैं तो उसे कम करने के लिए, उसको दूर करने के लिए एक शिक्षिका को चाहिए कि प्रतिकूल उस विचार, उस अवधारणा के प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरण प्रस्तुत करे और बच्चों के द्वारा जो अपनाए गए सिद्धांत हैं उनको चुनौती प्रदान करे। इससे क्या होगा कि बच्चे जो है वह चुनौती को स्वीकार करेंगे और अपने द्वारा ग्रहित किए गए सिद्धांतों पर भी विचार करेंगे कि क्या उन्होंने अमुक घटना के संदर्भ में सही विचार को ग्रहण किया है या फिर उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। ऑप्शन ए केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बी ऑप्शन में है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, सी ऑप्शन है यंत्रवत याद करना, डी ऑप्शन योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रदान की जाए। जिस बच्चे को जिस प्रकार की रुचि है उसको उसी प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वह अपने अनुभव को प्रमुखता दे और उससे ही अधिक से अधिक अधिगम को अर्जित करे। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे के क्या है। ऑप्शन ए पूर्णतः दोनों अलग हैं, बी एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, सी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सन्निहित है, और डी एक दूसरे से संबंधित नहीं है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सन्निहित है। संवेग और बच्चों का जो ज्ञान है वह एक दूसरे से सन्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। 4 कथन दिए हुए हैं, सही कथन को पहचानना है। पहला कथन है अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम जो है वह पुनरुत्पादन एवं स्मरण करने की प्रक्रिया है। बी कथन है अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया कहने का अर्थ है कि जैसा लिखा हुआ है, जैसी अवधारणा है उसको वही अनुरूप याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना। सी कथन है अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। या डी ऑप्शन अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अधिगम के संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम जो है वह अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। इसका अर्थ यह है कि बच्चे सक्रिय कार्य अनुभव के द्वारा ज्ञान को अर्जन करते हैं और अधिगम को प्राप्त करते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हो सकते हैं। 4 परिणाम दिए हुए हैं जिसमें पहला परिणाम है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। बी ऑप्शन यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ, कन्फ्यूजन उत्पन्न करता है। सी ऑप्शन है यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है।
डी ऑप्शन, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका हो सकता है। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण देना, गैर उदाहरण देने से संबंधित सिद्धांतों को उनके समक्ष प्रस्तुत करना अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित कर सकता है, उन्हें चिंतन करने पर विवश कर सकता है कि उनके द्वारा जो अवधारणा अपनाई गई है उन पर विचार करना चाहिए, उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं। ये सारी बातें उदाहरण देकर बच्चों को कक्षा में परिचर्चा का आयोजन करके बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं और यह एक प्रभावशाली तरीका हो सकता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ सकता है? यदि बच्चे अधिगम अक्षमता प्रस्तुत करते हैं या अधिगम गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें बार बार पुरस्कार देना या फिर जो अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं उन्हें बार बार दंडित करने से क्या प्रभाव पड़ सकता है? ऑप्शन ए है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है इससे। बी, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। सी, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। या डी ऑप्शन, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा को कम करता है। इसकी व्याख्या करते हुए हम ये कह सकते हैं कि बच्चे जब अधिगम करते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन बार बार ऐसा करने से उनमें अभिरुचि और जिज्ञासा सीखने के प्रति कम हो सकती है। इसके साथ ही जो बच्चे अधिगम अक्षमता को प्रस्तुत करते हैं उन्हें बार बार दंडित करने से भी अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम हो जाती है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? कौन सी प्रथाएं जो है वह सार्थक अधिगम अर्थात ऐसा अधिगम जो लंबे समय तक व्यक्ति को प्रभावित करता है, जो उसके जीवन पर्यंत चलता है, ऐसा अधिगम को सार्थक अधिगम कह सकते हैं। इसमें ऑप्शन पहला है शारीरिक दंड, बी ऑप्शन सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सी ऑप्शन सतत एवं समग्र मूल्यांकन, डी है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। इसमें जो है कूट दिया हुआ है, 4 कूट। ऑप्शन ए में है 1 और 2 कथन जो है वह सही है, दूसरा में है 2 और 3 कथन सही है, तीसरा में 1, 2, 3 कथन सही है और चौथा में है दूसरा, तीसरा और चौथा कथन जो सही है। यहाँ पे सार्थक अधिगम की बात हो रही है तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण एवं सतत एवं समग्र मूल्यांकन से सार्थक अधिगम को बढ़ावा मिलता है, जबकि निरंतर तुलना करने से मूल्यांकन सही तरीके से नहीं किया जा सकता है। शारीरिक दंड देने से बच्चे शिक्षा एवं अधिगम के प्रति उदासीन हो जाते हैं। सार्थक अधिगम के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण एवं सतत एवं समग्र मूल्यांकन से सार्थक अधिगम को बढ़ावा मिलता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, 2 और 3 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? शिक्षक द्वारा बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ की अवधारणा को किस प्रकार से आसान बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए में है एक व्याख्यान दे करके, बी प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, सी बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा या डी अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। शिक्षक के द्वारा अधिगम की प्रक्रिया जो जटिल होती है उनकी अवधारणाओं की समझ
की प्रक्रिया जो है वो भी जटिल होती है। उसको आसान बनाने के लिए शिक्षक को तरह तरह के अन्वेषण करना तथा इस अन्वेषण से संबंधित कक्ष में परिचर्चा प्रतियोगिता का आयोजन करके तथा प्रत्येक विद्यार्थी को इसमें शामिल करके सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करके उनकी इस प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है या कर सकती है? ऑप्शन ए में है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, बी केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, सी गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, डी ऑप्शन बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं वे अधिगम प्रक्रिया में नए होते हैं। इसके लिए अध्यापिका को चाहिए कि वह बच्चों को समस्या का समाधान करने के लिए सिखाए। इसके लिए तरह तरह के तकनीकें या तरीके अपनाए। समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि बच्चों के समक्ष किसी समस्या को प्रस्तुत किया जाए और उस समस्या के समाधान के लिए उन्हें विचार करने के लिए कहे और तरह तरह के अनुमान लगाने का तथा उसे प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करें और सभी समाधानों पर कक्षा में विचार विमर्श करें। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें तथा उसी पर कक्षा में विचार मंथन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास जो गति है वह तेजी से बढ़ता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी ऑप्शन प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, सी ऑप्शन मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था या डी ऑप्शन किशोरावस्था एवं वयस्कता। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए शैशवावस्था। शैशवावस्था में एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों की जो शारीरिक वृद्धि है वो सबसे तेजी से होती है। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक और प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वह 2 वर्ष से 5 वर्ष तक होता है बच्चों में। यह वह अवस्थाएं हैं जिसमें शारीरिक वृद्धि एवं उनका विकास सबसे तेजी से होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए विकास जीवन पर्यंत होता है, ऑप्शन बी विकास परिवर्त्य होता है, ऑप्शन सी विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, या ऑप्शन डी विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। विकास का सिद्धांत जो है उसके अंतर्गत विकास जो है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है या परिवर्त्य होता है, अर्थात गतिशील परिवर्तनशील होता है। विकास में आनुवांशिक गुणों एवं पर्यावरण दोनों का बराबर महत्व होता है। ये दोनों बराबर प्रभावित करते हैं बच्चे के विकास को। विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। इस क्वेश्चन में विकास के सिद्धांत जो प्रभावित नहीं करते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन आंसर पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित करते हैं, किंतु ऑप्शन डी में है इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? यानी बच्चे व्यक्ति जो भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवहार विचार प्रदर्शित करते हैं, उनके बीच जो अंतर पाया जाता है, उसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति। इसको इस रूप में स्पष्ट कर सकते हैं कि माता पिता के द्वारा आनुवांशिक जीन के माध्यम से जो आनुवांशिक गुण मिलते हैं, उन्हें ही आनुवांशिक संकेत पद्धति कहा गया है। बी में है जन्मजात विशेषताएं। सी, पर्यावरणीय प्रभाव। या डी, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया करके ही बच्चे सीखते हैं, उनमें विभिन्नता पाई जाती है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का कारण है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच उनके द्वारा की गई अनुक्रिया। बच्चे पर समाज एवं उनके परिवार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। इसके बाद विद्यालय एवं उनकी संस्कृति का प्रभाव देखा जाता है। विभिन्न संस्कृति, समाज एवं परिवार से संबंधित बच्चों में विभिन्नता पाई जाती है और वे अलग अलग जो है विशेषताएं प्रकट करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैयक्तिक विभिन्नताओं का सबसे प्राथमिक कारण जो है वह आनुवांशिकता तथा पर्यावरण के अंतर्गत हम अपने परिवार एवं आस पड़ोस समाज संस्कृति को ले सकते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? समाजीकरण के अंतर्गत दो प्रकार की एजेंसी बनाई गई है शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, जो बच्चों को ज्ञान के अर्जन एवं विकास में सहायता करते हैं। प्राथमिक एजेंसी के अंतर्गत परिवार, पास पड़ोस, संस्कृति आ जाते हैं, जिसमें बच्चा जो है वह जन्म के तुरंत बाद से ही ज्ञान का अर्जन करने लगता है। और द्वितीय समाजीकरण के अंतर्गत उन एजेंसियों को रखा जाता है जिसमें बच्चे जो है वह बाद में सीखते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यालय एवं मीडिया। द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी विद्यालय एवं मीडिया है। ऑप्शन ए में है परिवार एवं पास पड़ोस। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सीखने की प्राथमिक एजेंसी है। परिवार प्राथमिक एजेंसी होगी, मीडिया द्वितीयक एजेंसी होगी। तीसरा ऑप्शन में है विद्यालय एवं मीडिया और चौथा ऑप्शन में है मीडिया एवं पास पड़ोस। तो इसमें जो है मिक्स करके ऑप्शन दे दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यालय एवं मीडिया जो है बच्चों के सीखने के द्वितीयक समाजीकरण की एजेंसी है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।